Hello everyone. So in the last class we were discussing about the cell cycle and the cell division, and in that also we were discussing about the M phase, that is the mitotic phase. Okay, in that we've already discussed about the first two phases of the M phase, that is the prophase and the metaphase. Okay, in the prophase is the first phase of the M phase. Okay, and it follows the S phase and the G2 phase. ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में जो S फेज में और जो G2 फेजेस में जो भी डीएनए का ड्यूप्लीकेशन होता है, जो S फेज में डीएनए का ड्यूप्लीकेशन होता है, वो डीएनए जो है प्रोफेज में भी क्या होता है, इंटरवाइंड पड़ा हुआ होता है. ठीक है, आपस में उलझा हुआ पड़ा हुआ होता है. ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन है वो इनिशिएट होता है. ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि प्रोफेज स्टार्ट हो चुका है. कैसे पता चलता है? बाय द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द क्रोमोसोमल कंडेंसेशन. ओके, एंड क्रोमोसोमल कंडेंसेशन के साथ साथ और क्या चीज़ होती है कि जो सेंट्रियोल्स है, जो एस फेज में जो हमारे सेंट्रियोल्स थे वो भी क्या हुए थे, साइटोप्लाज्म के अंदर ड्यूप्लीकेट किए थे. ठीक है, तो वो जो साइटोप्लाज्म के अंदर ड्यूप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स हैं वो क्या करते हैं, सेल के ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं या मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और वो जो सेंट्रियोल्स हैं वो जब ऑपोजिट पोल्स में मूव कर लेते हैं, दे स्टार्ट्स टू एक्सटेंड सम फाइबर्स दैट आर नोन एज द स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, वो क्या करते हैं कि माइटोटिक असेंबली में माइटोटिक स्पिंडल को फॉर्म करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ओके, तो इन दिस प्रोसेस द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम हैपेंस एंड देयर इज इनिशिएशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल assembly. Okay, one more thing that occurs during the prophase is that all the organelles starts to disappear. That is, the nuclear membrane starts to disappear. ओके, वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाती है. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो गोल्जी एपरेटस है, ये सारी ऑर्गेनल्स क्या हो जाती है कि अपीयर होना बंद हो जाती है. ओके, द सेकेंड फेज इज द मेटाफेज. मेटाफेज में क्या हो रहा था कि जो सेंट्रियोल्स जो बनना वहाँ पे जो स्पिंडल्स जो है वो प्रोफेज में बनना चालू हो गए थे, वो माइटोटिक असेंबली क्या हो जाएगी, प्रोफेज मेटाफेज में पूरी तरह से बन जाएगी. और इसमें और क्या चीज़ होगी कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, वो इस फेज तक तो क्या हो गया, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया है. एंड दिस फेज इज मार्क्ड बाय दैट ओनली कि भाई जब अपनी न्यूक्लियर एनवेलप डिसरप्ट हो गई, मतलब अपना मेटाफेज आ गया. ठीक है, अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो क्रोमोसोम्स भी किसी चीज़ में एनवेलप्ड या बंधे हुए नहीं है, वो भी क्या करेंगे, अब साइटोप्लाज्म में लाई करेंगे. ठीक है, और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो अब वेल कंडेंस्ड है, तो यही फेज है, मेटाफेज इज द फेज जिसमें क्या है कि जो क्रोमोसोम की स्टडी है वो प्रॉपरली की जा सकती है. ठीक है, अब जो क्रोमोसोम्स हमारे साइटोप्लाज्म में लाई कर रहे थे उससे क्या हो जाएंगे, माइटोटिक स्पिंडल्स अटैच कर लेंगे. ठीक है, क्रोमोसोम्स पे क्या होता है, एक सेंट्रोमेयर होता है, दैट इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और आसपास क्या होता है, दो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है, दैट आर दी काइनेटोकोर्स. तो हर पोल से क्या आ जाएगा, स्पिंडल आएगा, एक पोल से स्पिंडल, दूसरे से ऐसे जो स्पिंडल फाइबर्स आते जाएंगे, और हर एक स्पिंडल फाइबर्स एक एक पोल से क्या कर देगा, एक एक साइड के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा क्रोमोसोम के ऊपर. ठीक है, ये एक साइड का काइनेटोकोर, ये दूसरे साइड का काइनेटोकोर, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, सारे क्रोमोसोम्स उस पर अटैच हो जाएंगे. काइनेटोकोर सर्व्स एज द अटैचमेंट टू दीज स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर्स एंड में क्या करते हैं कि क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में लाके एक लेवल पे खड़ा कर देते हैं. ठीक है, सब क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, एक ही लेवल पे आ जाते हैं. ओके, और ये प्लेन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट. ठीक है, तो ये थे दो फेजेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, यहाँ तक मेटाफेज तक हमने क्या देख लिया है कि भाई जो सारे क्रोमोसोम हैं वो सारे क्या हो गए हैं, एक
सेंटर पे आ गए और उस प्लेट को हमने या उस प्लेन ऑफ अरेंजमेंट को हमने क्या कहा है, मेटाफेस, या सॉरी मेटाफेस प्लेट, ठीक है। जो हमारा थर्ड फेज है दैट इज दी एनाफेस, ठीक है। हमारा थर्ड फेज कौन सा है, एनाफेस। अब जो मेटाफेस था उस तक तो हमने देख लिया कि जो वहाँ तक क्या हो गए, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक सेंट्रल अलाइनमेंट में या सेल के बीचों बीच आके क्या हो गए, अरेंज हो गए, ठीक है। मेटाफेस प्लेट में क्या हो गए, अरेंज हो गए, ओके। अब इस फेज में क्या करेंगे कि जो सारे क्रोमोसोम्स जो अरेंज हुए थे, ठीक है, सपोज ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हमारे सेंट्रियोल हो गए, ये हमारी माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स हो गए, ये हमारा क्रोमोसोम का अरेंजमेंट का लेवल, ठीक है, इन द सेंटर। ये हमारा क्या हो गया, मेटाफेस प्लेट। अब इस मेटाफेस प्लेट में क्या होता है कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स इस मेटाफेस प्लेट में अरेंज्ड हैं वो क्या होता है, साइमल्टेनियसली स्प्लिट होना चालू होता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली ये क्या करते हैं, यहाँ से स्प्लिट होना चालू होता है, ओके। ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अब स्प्लिट होना चालू होंगे, मतलब कि अब क्रोमोसोम बना किससे होता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम क्या किससे बना हुआ है, दो सिस्टर क्रोमेटिड से और एक सेंट्रोमेयर से। तो इस स्टेज पे क्या करेगा, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, स्प्लिट होना चालू हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, मूव होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्रोमोसोम अगर स्प्लिट होगा तो कैसे होगा, एक एक क्रोमेटिड में, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी दो दो क्रोमेटिड्स होती है। और ये चीज़ जब मैंने आपको अरेंजमेंट बताया था ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, हमने ये डिस्कस किया था कि हर एक क्रोमेटिड जो है वो स्पिंडल फाइबर से ऐसे अटैच्ड होती है, ठीक है। हर एक साइड का स्पिंडल फाइबर एक एक क्रोमोसोम की एक एक क्रोमेटिड से क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे से क्या होता है कि यहाँ से क्रोमोसोम सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, मतलब जो उनकी दो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट पोल पे मूव करना चालू कर देगी। सपोज ये इस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स है, ठीक है, तो ये क्या करना चालू कर देगी, आपस में ये स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमेयर इस क्रोमोसोम का स्प्लिट हो जाएगा दो में, ठीक है। सेंट्रोमेयर क्या हो गया, दो में स्प्लिट हो गया, ओके। इस वजह से क्या हो गया, अब क्रोमोसोम नहीं कहला रहा, अब क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स कहला रहा है, ठीक है, ये क्रोमेटिड्स, ओके। अब ये क्रोमेटिड्स क्या कर रही है, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना चालू हो जाती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। अब जब ये क्रोमेटिड्स ऐसे मूव करती है ऑपोजिट पोल्स की तरफ, तो उस टाइम क्या होता है कि सेंट्रोमेयर जो है, मतलब ये अभी भी स्पिंडल फाइबर से तो अटैच्ड है, ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर मूव कर रही होती है ना,
तो इनका जो सेंट्रोमेयर है वो आगे रहता है और इसकी जो आर्म्स है, ठीक है, मतलब क्रोमेटिड की जो आर्म्स है वो क्या करेंगी, पीछे रह जाएगी, लाइक दिस। ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, ये हमारा सेंट्रोमेयर है और ये हमारी आर्म्स है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया है। सपोज ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, ये सेंट्रोमेयर है और ये क्या है, जो आर्म्स हैं वो क्या कह रही है, लैग बिहाइंड कर रही है या दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है। सेंट्रोमेयर क्या रहता है, ऊपर वाली साइड रहता है और आर्म्स ऐसे क्या नीचे वाली साइड में रहती है, ठीक है, जब ये मूव कर रहे होते हैं। जो सेंट्रोमेयर है वो कहाँ पे हो जाएगा, लीडिंग एज पे। लीडिंग एज पे क्या कर रहेगा, मूवमेंट के टाइम में सेंट्रोमेयर रहेगा, ठीक है। और जो लैगिंग एज है या जो आर्म्स है दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड, ये क्या है, पीछे पीछे चल रहे हैं, सेंट्रोमेयर उनको खींच के ले जा रहा है, पीछे पीछे क्या आ रही है, मतलब साथ ही अटैच्ड है अभी भी, लेकिन ये क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है और सेंट्रोमेयर क्या करता है, लीड करता है इनको, ठीक है। अब जो एनाफेज है, ठीक है, तो वो अब मेनली किससे कैरेक्टराइज हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या, जो सेंट्रली लाई कर रहे हैं, विल राइट इट डाउन। इसमें वापस से रिवाइज करते करते ही वील राइट इट डाउन कि इस फेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हैं एट द मेटाफेज प्लेट, दे स्टार्ट्स टू मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। द क्रोमोसोम्स start to move from the मेटाफेज प्लेट, ठीक है। क्रोमोसोम क्या करते हैं, यहाँ पे मूव करना चालू हो जाते हैं, ठीक है। इस जो मेटाफेज प्लेट पे जो सेंट्रली अरेंज थे वो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, यहाँ से मूव करना चालू हो जाता है, यहाँ से दूर होना चालू हो जाता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब सब अपने अपने क्या कर रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं कि एक के बाद एक क्या कर रहे हैं, ये मूव करते जा रहे हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। सेकेंड चीज जो इसमें हो रही है वो क्या हो रही है, क्रोमोसोम स्प्लिट, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। एक सिस्टर क्रोमेटिड एक पोल की तरफ जाती है, एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरी पोल की तरफ जाती है, ठीक है। और इस फेज पे क्या है, इस स्टेज पे जो क्रोमोसोम है, सॉरी जो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, दे आर, वी कैन स्टार्ट रेफरिंग देम एज द फ्यूचर क्रोमोसोम ऑफ द डॉटर सेल, ठीक है। अब जो अपन इस फेज पे जो क्रोमेटिड्स जो अब सेपरेट हो रही हैं, ठीक है, अब ये क्या है, इस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स नहीं रही, अब अपन उनको फ्यूचर क्रोमोसोम भी क्या कर सकते हैं, एज फ्यूचर क्रोमोसोम भी क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। क्योंकि अब ये जो अगर जैसे ये सारा मटेरियल ऑपोजिट पोल्स पे जा ही क्यों रहा है, ताकि बीच में से सेल डिवाइड हो सके और दोनों सेल्स को इक्वल अमाउंट ऑफ जो भी ऑर्गेनेल्स या जो सब कुछ भी चाहिए वो मिले, ठीक है। तो इसलिए अब जब ये क्रोमेटिड्स जो है वो ऑपोजिट जब पोल्स पे चली जाएंगी ना, तो ये आगे जाके फ्यूचर जो डॉटर सेल बनेगी उसका क्रोमोसोम ही तो बनेगी आगे, ठीक है। तो इस स्टेज पे क्या कर सकते हैं अपन के क्रोमेटिड्स जो है वो
can be referred to as future chromosome of the daughter cells. ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं एज फ्यूचर क्रोमोसोम्स. ओके, अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं. ओके, एंड दी chromatids starts to move to the opposite pole. ठीक है, जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या कर देंगी, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी. ओके, ये इधर से स्प्लिट हुआ, ये ठीक है, ये क्या कर रही है, उस तरफ जा रही है. ठीक है, जबकि इसी क्रोमोसोम का जो ये वाला क्रोमेटिड है वो इससे कहाँ जा रहा है, इस तरफ. ठीक है, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जो उस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स हैं, वो क्या कर रही हैं, अब सेल के ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट the centromere is on the leading edge and the arms trail behind. ठीक है, इस मूवमेंट के ड्यूरिंग क्या हो जाएगा कि जो क्रोमेटिड्स हैं, जो उसके सेंट्रोमेयर्स हैं, वो क्या होंगे, इसकी लीडिंग एज पे होंगे ड्यूरिंग द मूवमेंट. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, सेंट्रोमेयर आगे आगे और ये आर्म्स क्या कर रहे हैं, पीछे लहराते हुए जा रहे हैं. ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कभी तेज हवा होती है तो हमारा अम्ब्रेला इनसाइड आउट हो जाता है. ठीक है, तो वो हवा से कैसे पूरा पीछे गया हुआ होता है. जस्ट लाइक दैट सेंट्रोमेयर आगे और ये आर्म्स जो है वो ऐसे पीछे लैग कर रही होती है. ठीक है, सिमिलरली सब क्रोमोसोम्स सब क्रोमेटिड्स के साथ ऐसा ही होता है. इसी में क्या करती हैं ये, इसी फैशन में क्या करती हैं ये, मूव करती है. ठीक है, ओके. और इस स्टेज पे क्या करती है, क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड्स जो है वो फ्यूचर क्रोमोसोमल मटेरियल के तरह अपन उसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है कि आगे जाके जो हमारा डॉटर सेल बनने वाला है उसको क्या करती है, क्रोमोसोम मटेरियल सप्लाई करती है, या हम कह सकते हैं ये आगे जाके उसको डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को सप्लाई करती है. ठीक है, अब इफ़ यू गाइस हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन, अब अपन इस चीज़ को तो समझ ही चुके हैं, लेकिन हम हर फेज के पीछे क्या कर रहे हैं, उसके की पॉइंट्स को लिख रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका की पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है. ठीक है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो रहा है. क्रोमोसोम्स क्या हुए, इसमें सेपरेट हो गए. ठीक है, और सेंट्रोमेयर क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है. ठीक है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ तो क्रोमेटिड्स भी क्या हुए, स्प्लिट हो गए. ठीक है, तो इसको पहला पॉइंट हम किससे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, एनाफेज को, कि क्रोमोसोमल सेपरेशन
ठीक है। सेपरेशन कैसे हो रहा है? सेंट्रोमेयर स्प्लिट से, ठीक है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ और उस वजह से क्या हो गए, क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो आपस में जुड़े हुए थे वो भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, द क्रोमेटिड्स मूव टू दी opposite poles of the cell, ठीक है। जो क्रोमेटिड्स हैं स्प्लिट होने के बाद क्या करती है, ऑपोजिट पोल्स ऑफ दी सेल पे क्या कर जाती है, मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये है हमारे एनाफेज के की पॉइंट्स, ठीक है। अब जो सेकेंड फेज है वो हम क्या डिस्कस करेंगे, द टीलोफेज, ठीक है। जो लास्ट फेज है किसका, एम फेज का। टीलोफेज क्या होता है, लास्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस ये एम फेज का लास्ट फेज नहीं होता क्योंकि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो में डिवाइडेड है ना, तो इसलिए क्या है कि अपन उसको कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज कह देते हैं एम फेज में, ओके। अब टीलोफेज में क्या होगा कि एनाफेज तक की तो कहानी आई होप कि आप सबको समझ आई कि इसमें क्या हो गए, हमारा सारा जो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम का सारा मटेरियल है वो क्या हो गया, अब सेल में ऑपोजिट पोल्स पे क्या हो गया, आके खड़ा हो गया है। हाँ, तो अब टीलोफेज में क्या होगा कि ये सारे जो माइटोटिक असेंबली है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब तो क्या है कि हमारे क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। जब क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं ना, तो दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी, मतलब कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमको पता है कि एक बहुत कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर है, कितना सारा डीएनए जो होता है हमारे सेल में होता है, लेकिन वो क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो तो एक बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म होता है, उससे थोड़ा अनकंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है, हमारा क्रोमेटिन होता है, विच इज़ अ बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इफ़ यू गाइज रिमेंबर जब हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया था, हिस्टोन एंड द डीएनए, ओके। तो ये जो क्रोमोसोम है अब क्या हो जाता है, डीकंडेंस होना चालू हो जाता है। जैसे ही वो ऑपोजिट पोल्स पे पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रोमेटिड्स जो है वो डीकंडेंस होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। वापस मतलब जैसा एस फेज में किस्सा था हमारा, वैसा ही क्या हो जाएगा यहाँ पे भी किस्सा हो जाएगा कि मतलब ये क्या हो गए, अब ये इस स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहे, अब तो ये वापस ऐसे ही क्रोमेटिन मटीरियल्स में या इस डीकंडेंस फॉर्म में दिखेंगे या क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो पहली चीज़ जो टीलोफेज में होती है वो क्या होती है कि व्हेन द क्रोमोसोम्स या द क्रोमेटिड्स हैव मूव्ड टू द ऑपोजिट पोल्स, दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड बाय दैट वी मीन दे डीकंडेंस। इंडिविजुअलिटी लूज करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो अपन को क्रोमोसोम मेटाफेज तक तो सारे दिख रहे थे कि भाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर यही चीज अपन टीलोफेज पे देखेंगे तो अपन को क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गए, डीकंडेंस हो गए और हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, स्ट्रिंग लाइक फैला हुआ। अब ये डीकंडेंस हो गए, अब ये खुल गए, ठीक है। तो अपन नहीं देख सकते कि भाई एक क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है,
क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब अपन को ये स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे, अब अपन को सब एक ही खिचड़ी बन गई है वहां पे जाके, ओके। तो इसमें एम फेज में क्या होगा, द क्रोमोसोम present on the opposite poles in clusters, ठीक है। इस फेज पे सबसे पहला तो अपन यही देखते हैं कि भाई जो क्रोमोसोम्स है वो क्या थे, क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम, वो क्या थे, ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए थे, ठीक है। तो अब जब ये ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं तो हमको अभी क्रोमोसोम का क्लस्टर्स दिखते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स, बहुत सारे क्लस्टर्स दिखते हैं क्रोमेटिड्स के इन ऑपोजिट पोल्स पे। अब ये जो क्रोमोसोम्स है, दिस क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू लूज देयर इंडिविजुअलिटी, ठीक है। और इंडिविजुअलिटी खोने से हमारा क्या मतलब है कि ये जो है वो डीकंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअलिटी लूज होने से हमारा मतलब क्या है कि ये इस शेप से इस शेप में आ जाते हैं, ठीक है। जो सारे क्रोमेटिड्स है वो सारे इस शेप में आ जाते हैं, हमको पता ही नहीं है कि कौन सा एक क्रोमेटिड कहाँ से चालू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, सब एक ही साथ है, ठीक है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, तो हमको नहीं दिख रहा ना कि एक क्रोमेटिड है, अपन इसको अब क्रोमेटिड थोड़ी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो फैला हुआ डीएनए मटेरियल है, ओके। तो ये क्या होता है, डीकंडेंस मटेरियल वहाँ पे अब प्रेजेंट होगा ड्यूरिंग दिस टेलोफेज, ओके। और ये क्या करते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं, ओके। अब वन मोर थिंग दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस टेलोफेज इज the nuclear membrane, nuclear envelope या membrane लिख देते हैं, the nuclear membrane starts to develop around this chromosomal material, ठीक है। इस स्टेज पे क्या हो जाएगा कि जब हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल सारा डीकंडेंस हो गया है, ठीक है, तो उस स्टेज पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी अब वापस फॉर्म होना चालू हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ होती है इसमें कि बाकी जो गोल्जी एपरेटस है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो न्यूक्लियोलस है, ये स्टार्ट क्या हो जाए, ये सब क्या हो जाएंगे, स्टार्ट्स टू अपीयर या स्टार्ट्स टू फॉर्म, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हुई थी, हमारी प्रोफेज में दिखना बंद हो गई थी। इस स्टेज पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वापस दिखना चालू हो जाएगी, ओके। तो टेलोफेज के की पॉइंट्स भी यही होते हैं, ठीक है, कि जब हमने देखा कि क्रोमोसोम प्रेजेंट है ऑपोजिट पोल्स पे, तो ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं कि दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी और दे डीकंडेंस, ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर सारा लूज कर देते हैं, ओके। और अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, यहाँ पे पड़ा हुआ है डीकंडेंस्ड फॉर्म में फैला हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मटेरियल पड़ा होता है उसके आसपास क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप बनना चालू होता है, ठीक है। और जो गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सब जो था ये भी क्या हो जाता है, वापस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हुआ, हमारा कैरियोकाइनेसिस खत्म हुआ। मतलब हमने डिस्कस किया था जब एम फेज स्टार्ट कर रहे थे कि भाई जो एम फेज है वो अपन मेन उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या था कि जो न्यूक्लियस था और जो न्यूक्लियस के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो डिवाइड हो रहे थे, ठीक है।
तो कैरियोकाइनेसिस को हमने एम फेज में इन 4 फेजेस में डिवाइड किया था, दैट इज द प्रोफेज, द मेटाफेज, द एनाफेज एंड द टीलोफेज। ठीक है, अब ये तो जब यहाँ पे सारा एनवेलप बन गया, सारी चीज़ें हो गई, तो अब तो क्या हो जाएगा कि ये हमारा कैरियोकाइनेसिस तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी सेल का डिवीजन बाकी है। ये सब तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर का डिवीजन था। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्होंने डिवाइड करके क्या किया, अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए। ओके, अब सेल का डिवीजन। ओके, और इस सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द इवेंट जिसमें क्या है कि सेल 2 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो सेल का डिवीजन इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। अब हमने देख लिया कि अभी सेल कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूक्लियस के डिवीजन होने की बात। अब क्या करता है कि सेल भी खुद को डिवाइड करता है। जब इसके सारा अंदर का मटेरियल डुप्लीकेट हो गया है तो सेल भी खुद को डिवाइड करता है ताकि ये नंबर में इंक्रीज हो सके, सेल अपने नंबर में इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो जो प्लांट सेल्स होते हैं, ओके, प्लांट सेल्स में क्या, नहीं सॉरी, जो एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे डिवाइड करते हैं कि इफ यू गाइज रिमेंबर कि एनिमल सेल्स में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ओके, एनिमल सेल्स में क्या होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो एनिमल सेल्स का जो डिवीजन पैटर्न होता है वो क्या होता है कि जो सेल है या जो सेल की मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, बीच में एक फरो आना चालू होता है। बीच में क्या होता है, ऐसा फरो आना चालू होता है। ओके, और धीरे धीरे क्या करता है, ये फरो डीपन होता जाता है। ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ तक डीप, फिर यहाँ तक डीप, और एंड में क्या होती है, ये जो एक सेल थी वो क्या हो जाती है, 2 अलग अलग सेल बन जाती है। ठीक है, बाहर से क्या हुआ, फरो आना चालू हुआ, ये होता गया होता गया होता गया, और एंड में जाके क्या कर दी, इसके बीच में ही एक वॉल सी बन गई और ये सेल्स क्या हो गए, 1 से 2 में डिवाइड हो गए। ओके, तो ये तो क्या होता है, एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, ये पैटर्न होता है। ओके, ये क्या होता है, एनिमल सेल्स के अंदर का पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस डिवीजन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स, ठीक है, इस डिवीजन के ड्यूरिंग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो होता है ना वो इक्वली क्या होता है, दोनों सेल्स में चले जाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ऑर्गेनेल्स जो हैं वो क्या होती हैं, बराबर बराबर दोनों सेल्स में चली जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स क्या होते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में दोनों सेल्स में चले जाते हैं। ठीक है, और सिमिलरली क्रोमोसोम भी दोनों में चला जाता है। बीच से डिवाइड हुआ ना, तो दोनों ऑपोजिट पोल्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रियोल वगैरह सब प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ईच सेल में चली जाती है। ठीक है, ये तो था हमारा एनिमल सेल का डिवीजन। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल क्या होती है, इतनी एक्सटेंसिबल नहीं होती है बाहर से कि भाई ये फरो आ जाए और ये डिवाइड कर ले। ठीक है, प्लांट सेल का जो सेल डिवीजन होता है वो अलग तरीके से होता है। ओके, सपोज ये हमारा प्लांट सेल है, ओके, और ये माइटोटिक असेंबली है।
ये हमारे जो भी क्रोमेटिड्स अटैच थे यहाँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस होते होते क्या होता है कि यहाँ पे कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन जो सेंट्रोमेयर्स हैं, सॉरी जो क्रोमेटिड्स हैं, इस स्पिंडल के एंड में क्या होते हैं कि कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वेसिकल्स क्या करते हैं कि हमारा जो सेल का साइटोस्केलेटन है उसके थ्रू मूव करके क्या आते हैं, इस सेंटर में अरेंज होते हैं, ठीक है। इस सेंटर में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाता है। वेसिकल्स को हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये वेसिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन के थ्रू मूव करके क्या करते हैं, सेंटर में अरेंज हो जाता है, ठीक है। ये वेसिकल्स जो है, जैसे हमको पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर पार्ट ऑफ अ सेल दिस साइटोस्केलेटन। तो ये क्या करे कि माइक्रोट्यूब्यूल से क्या हो गए, पास ऑन होके इस सेंटर में आके अरेंज हो गए, ठीक है। उस ड्यूरेशन में फिर ये वेसिकल्स जो क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म करने वाले कुछ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। ये वेसिकल्स जो हैं इनमें क्या है, सेल वॉल फॉर्म करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो ये जो वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आगे जाके आपस में फ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये बीच में क्या कर लेते हैं, आपस में फ्यूज कर लेते हैं। दीज वेसिकल्स फ्यूज्ड विद ईच अदर, ठीक है। जब ये फ्यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक स्टार्ची सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। स्टार्ची सिक्रीशन करते हैं कुछ अपने अंदर से, और इससे क्या हो जाती है कि इस सेल में, इसको थोड़ा क्लियर बना देते हैं, ये सेल है, ये स्पिंडल है, ये वेसिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इन वेसिकल्स में क्या है, सेल वॉल फॉर्म होने के लिए कुछ मटेरियल है या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये वेसिकल्स क्या होते हैं फिर आपस में, अब अपन सिर्फ वेसिकल्स की कहानी देख रहे हैं, ठीक है। ये वेसिकल्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ वेसिकल। फ्यूजन के बाद क्या करते हैं, ये सेल वॉल फॉर्म होने का मटेरियल को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। कुछ स्टार्ची मटेरियल होता है, जो कि क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए एज अ प्रीकर्सर ऐड करता है, ठीक है। ये ऐसा स्टार्ची मटेरियल एक एज अ ढांचा या एज अ इनिशिएशन क्या करता है, एक्ट करता है कि भाई एक थोड़ा सा मटेरियल क्या हो जाता है, यहाँ पे सपोज डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए एज अ प्रीकर्सर एक्ट करता है, ठीक है। इनके फ्यूज होने पे ये मटेरियल सिक्रीट होता है, ये क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन का इनिशिएशन करता है, ठीक है। इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट, मतलब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट, ठीक है। ये सेल के क्या होती है, बीच में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे हमारे ये वेसिकल्स फ्यूज हुए वहाँ पे क्या बन गई, ये स्ट्रक्चर बन गया, ये सेल प्लेट बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ और पॉलीसेकेराइड्स क्या करते हैं, इस पे आके अटैच होते हैं, ठीक है। कुछ और पॉलीसेकेराइड्स भी क्या करते हैं, इस पे आके अटैच होते हैं इस स्टार्ची मटेरियल पे, ओके। ये फिर क्या करती है कि पूरे सेल को डिवाइड करना चालू करती है, ठीक है। कुछ पॉलीसेकेराइड्स इस सेल प्लेट पे क्या करते हैं और आके ऐड ऑन हो जाते हैं, और फिर क्या बनता है कि ये अपनी सेल वॉल को बनाते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है कि सेल के बीच से चालू होता है, वेयर एज इन एनिमल सेल्स क्या हो रहा था, अपना प्रोसेस क्या हो रहा था, सेल के बाहर से अंदर की तरफ आया, और प्लांट सेल में क्या है, अंदर से बाहर की तरफ वॉल बनी, ओके। तो इस सेल प्लेट के ऊपर बाकी सारे पॉलीसेकेराइड्स और जो भी चीज़ें अटैच होती है वो इसमें अटैच हुई, और ये एंड में जाके क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है, और कन्वर्ट हो जाता है ये सेल दो सेल के अंदर, ठीक है। इसके बीच में एक सेल वॉल बनी,
ओके, और ये क्या हो जाएंगे, 2 सेल्स बन जाएंगे अलग अलग, ठीक है। अब एक और चीज़ जो बताने लायक है वो ये है कि जो वेसिकल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉपरली फ्यूज़ करें, ठीक है। कुछ वेसिकल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं कर पाते, ओके। तो उस जगह पे क्या होती है कि मटेरियल सिक्रीट भी नहीं हो पाता। जब वेसिकल्स फ्यूज़ ही नहीं हुए तो मटेरियल सिक्रीट कहाँ से होगा। तो ये जो जगह रह जाती है बीच में, ऐसी जगह जो आपको इसमें गैप दिख रहा है ना बीच में, यही गैप आगे जाके क्या बनते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा, जहाँ पे वेसिकल्स ठीक से फ्यूज नहीं हो पाते और उनका मटेरियल सिक्रीट नहीं हो पाता, वहाँ पे वो क्या बनते हैं, बीच बीच में गैप रह जाते हैं उस मेम्ब्रेन के, और यही गैप्स क्या करते हैं, आगे जाके प्लाज्मोडेस्माटा बनाते हैं एज अ जो मिडल लैमिना क्या करते हैं, एज अ सर्व करते हैं, ठीक है। यही स्ट्रक्चर्स आगे जाके क्या करते हैं, एज अ मिडल लैमिना, और इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा की तरह ये क्या करते हैं, सर्व करते हैं आगे, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा था ही क्या कि भाई जो एडजेसेंट सेल्स है उनके बीच में क्या होता है, कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एडजेसेंट सेल का कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ प्लांट सेल डिवाइड्स, ठीक है। उसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, ऐसे होता है, ओके। तो ये तो था हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। वन मोर थिंग इज हेयर टू मेंशन कि साइटोकाइनेसिस कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में कि जो न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है, द कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो जाता है कुछ सेल्स में, साइटोकाइनेसिस दैट इज द सेल डिवीजन डज नॉट अकर। उस केस में फिर क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस आती है, ठीक है। अगर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है, लेकिन सेल के बीच में ये वॉल नहीं बन पाई, तो एक सेल में क्या हो जाएगी, 2 न्यूक्लियस हो जाएगी, 2 से 4, 6 जितनी भी हो, ठीक है। तो जिन कंडीशंस में द न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय द सेल डिवीजन, दे रिजल्ट्स इन द मल्टी न्यूक्लियर कंडीशंस, ठीक है। और इस बुक में आपने एक नाम देखा होगा स्किंटियम करके, ओके। तो उसका मतलब ही यही होता है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्किंटियम। तो उस वर्ड का मतलब ही यही है कि भाई कोई एक सेल है जिसमें क्या है, मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम ये कह देते हैं, ठीक। तो दिस ends our माइटोटिक डिवीजन। हमने कैरियोकाइनेसिस डिस्कस कर लिया, हमने साइटोकाइनेसिस डिस्कस कर लिया। अब जो लास्ट हेडिंग है जो हमको डिस्कस करनी है आगे, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। अब माइटोसिस में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि माइटोसिस इज जनरली, मतलब एक कहने की बात है कि भाई ये जनरली क्या होता है कि कन्फाइंड होता है या लिमिटेड होता है टू दी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, जनरली माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोअर प्लांट्स और इंसेक्ट्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर अपन इसका ऊपर ऊपर से सिर्फ सिग्निफिकेंस देखना चाहें तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब किससे बने हैं, माइटोटिक डिवीजन से, ठीक है। जो मियोटिक डिवीजन है उसमें तो रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम्स वगैरह का, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनिजम्स को अपना प्लॉइडी लेवल वही रखना है, ठीक है, 2n है तो 2n ही रखना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन कराएंगे। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीजन के ही रिजल्ट होते हैं, ओके। सेकंड इसमें क्या होता है कि प्लॉइडी लेवल को मेंटेन करने का, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि भाई जो पेरेंट सेल का प्लॉइडी लेवल है, जो पेरेंट सेल में अगर 2n है क्रोमोसोम का नंबर, तो जो डॉटर सेल है उसमें भी क्या होगा, 2n ही होगा क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम के नंबर से क्या होती है, जनरली कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, ओके। तो इसमें अगर अपन को प्लॉइडी लेवल को मेंटेन करके रखना है तो भी अपन को माइटोटिक डिवीजन ही करना पड़ेगा, ओके। एक और हो सकता है मेंटेनेंस ऑफ दी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। सेल ग्रो तो करती ही है, उसको जीने के लिए उसको ग्रो करना पड़ता है, ठीक है। तो जब सेल ग्रोथ करती है तो उसका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। जब सेल ग्रो करती है तो उसका जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेल हैज टू डिवाइड in order to maintain the nucleus to cytoplasmic ratio, ठीक है। सपोज साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियस तो छोटी रह गई, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि भाई सेल 2 में डिवाइड कर जाएगी ताकि साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स में इक्वल हो जाएगा और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जितना रेशियो मेंटेन होना चाहिए उतना रेशियो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, ओके। वन मोर सिग्निफिकेंस इज रिपेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं जो क्या होता है, रेगुलरली डिवाइड करते हैं और उनको क्या होता है, रिपेयर की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है, नए सेल्स उनकी जगह पे बनते रहते हैं, ठीक है। उन सेल्स में कौन से सेल्स इंक्लूड हो जाएंगे, एपिडर्मिस के सेल्स, ठीक है, एपिडर्मिस के अपर लेयर के सेल्स, गट सेल्स और ब्लड सेल्स, ठीक है। ये अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भाई जो सेल रिपेयर होता है, ठीक है, उसमें भी क्या करता है, माइटोटिक जो डिवीजन है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कुछ सेल्स हैं वो क्या होता है, रेगुलरली डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये डिवीजन भी किसकी वजह से होगा, नए सेल्स किसकी वजह से बन पाएंगे, पुराने से डिस्प्लेस हो गए इस माइटोटिक डिवीजन की वजह से, ओके। इवन जो मेरिस्टम सेल्स होते हैं, ठीक है, एपाइकल और लेटरल कैम्बियम के जो प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन से ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और वो क्या करते हैं, ग्रोथ को बनाए रखते हैं। अगर आपको मतलब ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो ग्रो करने वाले टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एपाइकल और लेटरल कैम्बियम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि एपाइकल और लेटरल कैम्बियम के जो टिश्यूज है वो भी क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन से ही ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सिग्निफिकेंस इसका ग्रोथ भी आ जाएगा, और हम ये क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऑफ द एपाइकल एंड द लेटरल कैम्बियम, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का भी अपन क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चंस कई बार आपसे नॉर्मल एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं कि भाई माइटोटिक डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, या किस फेज़ में क्या होता है, किस फेज़ का की फीचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि भाई सिग्निफिकेंस क्या था या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, ठीक है। तो दिस एंड्स आवर एम फेज. In the next class we'll start with the meiosis. Okay, this is all for the mitotic division.